ओके, तो एक बार रीकैप दे देता हूँ। मैं ऑलरेडी जो चीज़ें पढ़ा चुका हूँ एक बार बता देता हूँ आप लोग को। तो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। बीटा लैक्टम अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग सल्फोनामाइड कर चुके हैं। और इसके अलावा हम सल्फोनामाइड्स के अलावा ट्राइमीथोपेरिम जैसे ड्रग्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्विनोलॉन्स, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकॉल। इसके बाद आपका सिर्फ बच जाता है मैक्रोलाइट्स। मैक्रोलाइट्स और अमीनो ग्लाइकोसाइड, जो कि मैं नेक्स्ट वीक कंप्लीट करा दूंगा। मैं आज ही कंप्लीट कराना चाहता था लेकिन लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता, 2 ढाई घंटे लग जाते हैं और वो फिर मजा नहीं आता। क्योंकि फिर अटेंशन स्पैन भी हमारा ऐसा रहता है ना कि 1 घंटे की क्लास में मेंटेन रहे, फिर जैसे लेक्चर थोड़ा बढ़ता है तो बच्चे लीव करने लगते हैं और वो मजा नहीं आता। तो ये चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं आज। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्विनोलॉन्स। तो पिछली क्लास में क्विनोलॉन्स का एक ड्रग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से, वो है नालेटिक्सिक एसिड। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की तरफ, नालेटिक्सिक एसिड का यूज क्या होता है? इसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा। नालेटिक्सिक एसिड का यूज क्या होता है? यूटीआई। यूटीआई में कहाँ इस्तेमाल होता है ये? यूटीआई में ये इस्तेमाल होता है एज अ एंटीसेप्टिक। यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है ये। चलो, अब आ जाते हैं बेसिकली हमें ये समझने से पहले कि क्विनोलॉन्स कौन कौन से हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि डीएनए गायरेज क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत सारे एंजाइम सुने होंगे, डीएनए पॉलीमरेज, है ना? तो अब ये डीएनए लाइगेज सुना होगा आपने, लाइगेज पॉलीमरेज। लेकिन ये गायरेज क्या कर रहा है, तो ये हमें समझना है। पहली बात तो ये डीएनए गायरेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के अंदर हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, तो अब डीएनए गायरेज कर क्या रहा है? तो ये नेगेटिव सुपर क्वेलिंग को कैटेलाइज करता है, मतलब कि नेगेटिव सुपर क्वेलिंग कराता है। अब नेगेटिव सुपर क्वेलिंग क्या होता है, हमें इतना नहीं पढ़ना है, नहीं समझना है। हमें बस इतना समझना है कि डीएनए गायरेज जो है वो नेगेटिव सुपर क्वेलिंग करवाता है डीएनए की। और ये नेगेटिव सुपर क्वेलिंग क्यों जरूरी है? ताकि डीएनए रेप्लिकेशन हो जाए। अगर मैं इस एंजाइम को इनहिबिट कर दूंगा तो क्या होगा? नेगेटिव सुपर क्वेलिंग नहीं हो पाएगी। और अगर नेगेटिव सुपर क्वेलिंग नहीं हो पाएगी तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, मतलब कि डीएनए एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा। उसकी मात्रा वहीं रुक जाएगी। तो बैक्टीरिया की हो जाएगी क्या? डेथ। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे एक पॉइंट हमें समझना है कि अभी आप लोगों को मुझे बताओ कि ये ड्रग स्टैटिक है कि साइडल? साइडल। टाइडल। कौन सी ट्रिक बताई थी? बेवफा। ठीक है, अभी काफी बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे। एक क्वेश्चन आया था कि सर आप काफी ड्रग्स के अंदर स्टैटिक मतलब आप बता नहीं रहे हो कि कौन सा साइडल है कौन सा स्टैटिक है, मतलब काफी ड्रग्स में मेंशन नहीं करते हो। तो मेंशन की जरूरत ही नहीं है। जो बेवफा वाले ड्रग्स है ना, बीटा लैक्टम, वैंकोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलोन और अमीनो ग्लाइकोसाइड, ये सारे साइडल है। इसके अलावा जितने भी हैं सारे के सारे स्टैटिक होते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। और बेवफा वाले ड्रग बीटा लैक्टम, वैंकोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलोन और अमीनो ग्लाइकोसाइड साइडल है। ठीक है, तो आपको हर एक का याद करने की जरूरत नहीं, बस बेवफा याद कर लो। इसकी मदद से आप ये जज कर पाओगे कि कौन सा स्टैटिक है कौन सा साइडल है। तो डीएनए गायरस का हमने रोल समझ लिया कि डीएनए गायरस क्या करता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर ऐसे लिख के आ जाए तो समझ जाना कि क्या लिखा हुआ है। एक होता है एस एस, सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ मेंशन है डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड के अंदर ये नेगेटिव सुपर क्वेलिंग करता है। और नेगेटिव सुपर क्वेलिंग हमें क्यों चाहिए? डीएनए को रेप्लिकेट करने में, डीएनए को बढ़ाने में। और अगर मैं इस एंजाइम को इनहिबिट कर दूंगा तो क्या होगा? नेगेटिव सुपर क्वेलिंग नहीं हो पाएगी, ना ही डीएनए रेप्लिकेशन हो पाएगी। और बैक्टीरिया की ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, इनफैक्ट वो किल हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली डीएनए गायरेज को हम टोपो आइसोमेरेज सेकंड भी बोलते हैं और एक टोपो आइसोमेरेज 4 भी होता है। तो कंफ्यूज मत होना कि डीएनए गायरेज टोपो आइसोमेरेज 4 वाला है, वो 2 वाला है। आपको याद रखना है कि दो होते हैं, 2 एंड 4। तो वो 2 वाला होता है जिसे हम डीएनए गायरेज बोलते हैं, ना कि 4 वाला। चलो, अब आ जाते हैं, हमने बेसिकली ये पढ़ लिया कि डीएनए गायरेज जो एंजाइम है उसका रोल क्या था। ये नेगेटिव सुपर क्वेलिंग करा रहा था। और नेगेटिव सुपर क्वेलिंग की वजह से हो क्या रहा था? डीएनए रेप्लिकेशन हो रही थी। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसा ड्रग दिया जो डीएनए गायरेज को ही खत्म कर दे, तो नेगेटिव सुपर क्वेलिंग नहीं हो पाएगी। और नेगेटिव सुपर क्वेलिंग नहीं हो पाएगी तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो यही मैकेनिज्म होता है क्विनोलॉन्स का। अब क्विनोलॉन्स के अंदर दो टाइप के ड्रग आते हैं। पहला होता है नालेटिक्सिक एसिड, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा फ्लोरोक्विनोलॉन्स। नालेटिक्सिक एसिड एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? फ्लोरोक्विनोलॉन्स एक ऐसा क्विनोलॉन है जिसमें फ्लोराइड एटम होता है, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे सफिक्स के तौर पे फ्लोक्सासिन आता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन।
लीवोफ्लॉक्सासिन, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो दो कैटेगरी के ड्रग है, नालेटिक्सिक एसिड एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स। तो नालेटिक्सिक एसिड आपका क्विनोलॉन है, और ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है, जैसे हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि ये बहुत ही पहले बना हुआ ड्रग है, तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बहुत आसानी से बन जाती है। और यूज क्या है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक, मतलब कि इस्तेमाल होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। चलो, अब आ जाते हैं हम लोग फ्लोरोक्विनोलॉन्स पे। तो उसको एफ क्यू बोलूंगा मैं, फ्लोरोक्विनोलॉन्स। तो कौन कौन से ड्रग है देख लेते हैं। तो इसको पहचानना बड़ा ही आसान है, इनके सफिक्स में फ्लोक्सासिन आता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, नोवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और हमारा ऑफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, कटीफ्लॉक्सासिन, पेफ्लोस्पार एंड ट्रोवा। तो जहां भी आपका ये फ्लॉक्सासिन आ जाए, समझ जाना कि भाई ये हमारा क्विनोलॉन है, ये हमारा फ्लोरोक्विनोलॉन है, ठीक है। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये सारे के सारे ड्रग ओरली दिए जाते हैं, ओरली दिए जाते हैं। और जब ओरली दे रहे हैं, तो वहां पर बायो अवेबिलिटी गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि दो चीजें होती हैं, एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्रग, पहली चीज। और दूसरा होता है एफपीएम। एफपीएम, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जनरल फार्माकोलॉजी में। लेकिन एक ड्रग है जिसकी बायोबिलिटी लगभग 100% होती है, वो है लीवोफ्लॉक्सासिन, और से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100%, लगभग 100% बायोबिलिटी होती है इसकी। और सारे के सारे जितने भी आपके हमारे एफ क्यू, मतलब कि फ्लोरोक्विनोलॉन है, उसमें लीवोफ्लॉक्सासिन सबसे ज्यादा बायोबिलिटी शो करता है। चलो, अब आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स की। तो ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये ओरली इफेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बायोबिलिटी अच्छी खासी होती है। बस एक की नहीं होती, वो कौन सा है, नोरफ्लॉक्सासिन। नोरफ्लॉक्सासिन, इसको याद कैसे करेंगे? तो बड़ा ही सिंपल है, पीछे इसके जो प्रीफिक्स है, पीछे क्या लिखा हुआ है, नो। मतलब कि इसकी बायोबिलिटी खुद ही कह रहा है मेरी अच्छी नहीं है, नो, नोरफ्लॉक्सासिन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब ये साइडल ड्रग होता है, यहाँ पे ट्रिक आ जाती है बेवफा, बीटा लैक्टम, वैंकोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलॉन और अमीनोग्लाइकोसाइड। ये तो आपको रट गया होगा। अब इनकी खास बात क्या होती है, इनका वाइड स्पेक्ट्रम होता है। ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करते हैं, और इफेक्टिव है एमआरएसए और सूडोमोनास। सूडोमोनास के अंदर कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? वेंकोमाइसिन। वेरी गुड। चलो, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत आता है। अब मुझे बताओ, एमआरएसए में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एमआरएसए में ड्रग ऑफ चॉइस। वेंकोमाइसिन। और दूसरा, चलो मैं रिवाइज कराता हूँ हम लोग को। एमआरएसए में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वेंकोमाइसिन और वेंकोम टीकोप्लानिन। और अगर वीआरएसए हो जाए तो कौन सा ड्रग देना है? वीआरएसए हो जाए, अगर वैंकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, जल्दी बताओ। फ्लॉक्सी, दो ड्रग से विनीला, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप लोग पीछे का भूलते जा रहे हो, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा, याद करना, रिवाइज कर रहे हो। देखो, कीमोथेरेपी यार अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो उसको रिवाइज करना बनता है, एक बार में याद नहीं होगा। आप लोग जीपी सुन लोगे, आप लोग मुझसे एएनएस सुन लोगे, आपको रट जाएगा क्लास में। लेकिन कीमोथेरेपी बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में, तो रिवाइज जरूर करना है। चलो, अब आ जाते हैं कि ये जो ड्रग होते हैं, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं बच्चों के अंदर। और एज आपको आपको याद करनी है, लेस देन 18 ईयर्स। जरूर याद करना है इस चीज को, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन में हम देखेंगे कि एज चिल्ड्रन की अलग लेंगे। तो चिल्ड्रन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज को और टेंडन को डैमेज करते हैं। टेंडन में टेंडनाइटिस होता है, मतलब कि टेंडन इन्फ्लेम कर जाता है। तो इसी वजह से बच्चों में और प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ओरली अच्छे खासे हैं, साइडल होते हैं, स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। लेकिन चिल्ड्रन और प्रेगनेंसी में नहीं देना, नहीं तो कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा, टेंडन डैमेज हो जाएगा। और साथ ही साथ इनके साइड इफेक्ट्स जीआईटी वाले और सीएनएस वाले भी होते हैं। तो सीएनएस वाले साइड इफेक्ट्स आपको कुछ इस तरह से याद करने हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी होगी, sp2 sp3 पढ़ी होगी ना, sp3d, sp3d2। तो वहां पे आपको याद करना है सीजर्स, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड साइकाट्रिक सिम्टम्स। तो जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स होते हैं, वो हमारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कॉज करते हैं, मतलब कि सीजर्स कॉज करते हैं। और जो भी ड्रग सीजर कॉज करेगा, सीजर्स कॉज करेगा, वो एपिलेप्सी में अपने आप ही कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाएगा। तो सीजर्स, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड साइकाट्रिक सिम्टम्स। चलो, और एक खास बात यहाँ पर ये है कि अगर इन ड्रग्स को मैं एनसेड्स के साथ देता हूं, तो उस केस में एपिलेप्सी के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये वाली जो कॉम्बिनेशन है ना, फ्लोरोक्विनोलॉन और एनसेड, एनसेड के साथ नहीं देनी चाहिए, नहीं तो फिर झटके लग जाते हैं, सीजर्स हो जाता है, ठीक है। एपिलेप्सी के होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इसको कर लेना 5 स्टार।
5 स्टार, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2 बार आ चुका है जीपैट में। वो ये है कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो होते हैं वो फोटोटॉक्सिक होते हैं। अब फोटोटॉक्सिक क्या होता है? फोटोटॉक्सिक मतलब होता है कि आप लोग ये जब ड्रग खाओगे ना, और इसके बाद अगर आप धूप में चले गए तो आपके स्किन पे हो जाएगा रैश। अगर आपने फोटोटॉक्सिक वाले ड्रग खाए और आप खुशी खुशी धूप में निकल गए, चलो आज आप धूप लेते हैं, ठंडी बहुत पड़ रही है, धूप में बैठते हैं, और आप भूल गए आपने फ्लोरोक्विनोलॉन खा रखा था, आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन खा रखा था, आपको रैश हो जाएगा। तो इसी चीज को बोलते हैं फोटोटॉक्सिसिटी। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये फोटोटॉक्सिक होते हैं। इसको याद कैसे करना है? इसको याद इस तरह से करना है कि फ्लोरोक्विनोलॉन जो है आप खा के निकले होम से स्पा की तरफ और रैश हो गया। अब मैंने ट्रिक याद क्यों करवाई? क्योंकि आपको ये समझना है कि जो हमारे फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं इसमें सबसे ज्यादा कौन करता है कॉज? स्पार फ्लॉक्सासिन एंड फॉलोड बाय लोम फ्लॉक्सासिन। फ्लोरोक्विनिन आप खाकर घर से निकले तो होम कैसा लग रहा है? लोम, लोम फ्लॉक्सासिन। घर से निकले स्पा की तरफ तो स्पा से आ जाएगा स्पार फ्लॉक्सासिन। तो स्पार फ्लॉक्सासिन जो है सबसे ज्यादा फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, उसके बाद करता है हमारा लूम फ्लॉक्सासिन। अब इसको कैसे याद करें कि इसमें से ज्यादा कौन सा है? तो घर से जैसे ही निकलोगे एकदम से रैश तो होगा नहीं, लेकिन जैसे स्पा पहुंचोगे घर के बीच में स्पा की मतलब जो डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, तो जाते जाते आपको रैश हो जाएगा। तो फ्लोरोक्विनोन खा के हम घर से गए स्पा की तरफ और रैश हो गया। तो ये ट्रिक याद कर लेना। चलो, अब आ जाते हैं कौन कौन से ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है रीनल फेलियर में। तो इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर किसी को रीनल फेलियर है तो मैं वहां पर ड्रग को यूरिन में एक्सक्रीट कराना चाहूंगा कि नहीं? क्योंकि एक बच्चे ने कल यूरिन बोल दिया था, तो मुझे ये जानना है आप लोगों से, मैं उस ड्रग को यूरिन में एक्सक्रीट कराना चाहूंगा कि नहीं? तो नहीं, क्योंकि उसका रीनल फेलियर है, किडनी फेल हो चुकी है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो नहीं पाएगी, ना ही ट्यूबुलर सिक्रीशन हो पाएगा। तो जब भी रीनल फेलियर दिया है ना, समझ जाना कि वहां पर जो ड्रग है रिलीज हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है बाइल के अंदर या फिर स्वेट में। मोस्ट केसेस में बाइल होता है, या फिर बाइल बाइल में आएगा तो फीसेस में आ जाता है। ठीक है। तो अब कौन से फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं जो हम रीनल फेलियर में दे सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, इस चीज से दो क्वेश्चन बनते हैं और हमें दो चीजें समझ आती हैं कि ये वाले ड्रग रियल फेलियर में सेफ है और ये वाले जरूर बाइल में निकल रहे होंगे। बाइल में निकल रहे होंगे तो वो है पीएमटी। पीएमटी, पेफ्लॉक्सासिलिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड ट्रोवोफ्लॉक्सासिन। पेफ्लॉक्सासिन जो है हमारा, पेफ्लॉक्सासिन वो रीनल और बाइल दोनों में निकलता है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो पीएमटी याद रखना है, पेफ्लो मॉक्सी एंड ट्रोवा। ये रीनल फेलियर में दे सकते हैं क्योंकि ये किडनी के थ्रू नहीं निकल रहे, ये आपके फीसेस में निकल रहे हैं। चलो, अब आ जाते हैं बेसिकली ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन से एक पॉइंट सबको याद आना चाहिए, प्रोबेनासिड। प्रोबेनासिड क्या करता था? ट्यूबुलर सिक्रीशन से खुद निकल जाता था। दो ड्रग बताता हूं, रुको। चलो, पहले हम डिस्कस करते हैं पेंसिलिन के साथ क्या पड़ा था। तो एक पंप होता है, ठीक है। चलो मैं डायग्राम नहीं बता रहा क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसमें एक पंप होता है और पंप के थ्रू कंपटीशन लगता है कि कौन सा ड्रग पहले निकलेगा। तो अगर आप साथ में पेंसिलिन दे रहे हो और साथ में प्रोबेनासिड दे रहे हो तो प्रोबेनासिड पहले निकल जाता है, और इसी वजह से पेंसिलिन आपके ब्लड में रह जाता है और वो हो जाता है लॉन्गर एक्टिंग। अब ये सेम चीज होती है फ्लोरोक्विनोलॉन्स के साथ। तो आपको याद रखना है कि प्रोबेनासिड जो है वो लॉन्गर एक्टिंग बनाता है पेंसिलिन को और साथ ही साथ फ्लोरोक्विनोलॉन्स को। तो ये पॉइंट वहां ऐड कर लेना। लेकिन जी पैड में क्वेश्चन जो आएगा आपका पेंसिलिन से ही आने वाला है मोस्टली। चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स। रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स मतलब कि अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंफेक्शन हो जाए तो वहां पर कौन सा फ्लोरोक्विनोलॉन देंगे? अगर किसी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंफेक्शन हो जाए तो वहां पर देंगे रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स। और उसकी ट्रिक है, हाँ, तो उसकी ट्रिक है गुड मॉर्निंग लव। तो आई होप ये आप लोग अपने फैमिली ग्रुप में भी भेजते होंगे, गुड मॉर्निंग लव। सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं भेजना, ये अपने पेरेंट्स को भी भेजना है ना। तो गुड मॉर्निंग लव आपको याद करना है। जी से गटीफ्लॉक्सासिन, एम से मॉक्सी, एल से लीवो और ओ से ओफ्लॉक्सासिन। मतलब कि ये वाले जो ड्रग्स होते हैं ना, ये रेस्पिरेटरी में जितने भी इंफेक्शन है सबको ठीक कर देते हैं। तो गुड मॉर्निंग लव, जी से गटी, एम से मॉक्सी, एल से लीवो और ओ से ऑफ्लो। और लीवोफ्लॉक्सासिन जो होता है वो एल आइसोमर होता है ऑफ्लॉक्सासिन का, वो नाम से दिख रहा है। चलो, तो ये वाले आपको ड्रग्स याद, ये जो स्पेक्ट्रम है याद करने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ
कि जो गुड मॉर्निंग लव वाले ड्रग्स हैं ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, चाहे स्टेफिलोकोकस हो, स्ट्रेप्टोकोकस हो, न्यूमोकोकस, सबको मार देते हैं, ये सबको मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज याद करनी है कि ये माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज में भी यूजफुल होते हैं। और माइकोबैक्टीरियम में कौन से फ्लोरोकोनोल हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपके सामने है, मॉक्सी, सिप्रोन, लीवो। और ये पॉइंट आप नोट कर लो तुरंत, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि टीबी के अंदर कौन सा फ्लोरोकोनोल इस्तेमाल नहीं करते, तो 3 दिए होंगे और एक अलग दिया होगा, और फिर आपको वो वाला पॉइंट टिक करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग लव, गटी फ्लॉक्सासिन, मॉक्सी। चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो क्या है कि हम फ्लोरोक्विनोलॉन्स कंप्लीट कर चुके हैं। सर ये क्या कह रहे हो, मतलब इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट हो सकता है? तो जो आपका मेन कंसेप्ट वाली चीजें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें पढ़नी है वन लाइनर वाली चीजें, मतलब एक एक लाइन वाली चीजें जो पढ़नी है। वो है गटिफ्लॉक्सासिन जो है वो इंडियन मार्केट से विड्रॉ हो चुका है, क्योंकि ग्लूकोज के लेवल को इफेक्ट करता है। तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, तो अलग अलग इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वन लाइनर चीजें आ रही है, अभी कंसेप्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। चलो बहुत ही बढ़िया। अब फ्लोर जो आपका स्पार फ्लोक्सासिन है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग हो जाता है, ठीक है। और जहां भी मेंशन हो रहा है लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है, तो समझ जाना कि उसका लॉन्गेस्ट एक्ट हमारा लॉन्गेस्ट टी हाफ भी होगा, ठीक है। तो जिस ड्रग का लॉन्गेस्ट एक्शन रहता है, ड्यूरेशन रहता है, उसका टी हाफ भी लॉन्गेस्ट ही रहता है। अब मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है वो रीनल फेलियर में दे सकते हैं। तो अभी आपको ट्रिक पढ़ाई थी पीएमटी, चलो देख लेते हैं वापस। पेफ्लोमॉक्सीट्रोवा, तो ट्रिक याद कर लो, काफी सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है फ्लोरोक्विनोलोन का। तो ये हम रीनल फेलियर में दे सकते हैं, और साथ ही साथ हम ट्यूबरक्लोसिस में भी दे सकते हैं। उसके लिए याद करना है गुड मॉर्निंग लव। इसको भी दोबारा देख लेते हैं, चलो। गटिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सी, लीवो, ऑफलो। तो ट्रिक याद कर लो, काफी सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। चलो, अब आते हैं ओरल ड्रग्स जो होते हैं वो हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाते हैं अगेंस्ट सूडोमोनास। तो सूडोमोनास के अंदर कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? वैंकोमाइसिन। लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिविटी कौन शो करते हैं? वो होते हैं हमारे फ्लोरोक्विनोलॉन्स। और फ्लोरोक्विनोलॉन्स के अंदर भी सिप्रो एंड लीवो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारा असर्शन रीजनिंग का, तो वहां पर ये पॉइंट आपका हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो वन लाइनर वाले आजकल वो असर्शन रीजनिंग में भी दे रहे हैं, और आपको जज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है, ठीक है। चलो, अब आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और ये वाला पॉइंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये इस पॉइंट को सब रीड करो। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एंथ्रैक्स। क्या हम ये पहले पढ़ चुके हैं? यस सर। तो वही चीजें बारह रिपीट हो गई है, ठीक है। तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर एम्पेरिकल ट्रीटमेंट क्या थी? सेफ्ट्रियाक्सोन, 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 ठीक है। लेकिन हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन किस लिए देते थे? याद है सबको? कीमोप्रोफाइलैक्सिस, कीमोप्रोफाइलैक्सिस, कीमोप्रोफाइलैक्सिस। तो वही लेक्चर, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो आप रिवाइज करोगे, आपको आगे की चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये प्रोफाइलैक्सिस करता है, ट्रीट करता है एंथ्रैक्स को। इसकी ट्रिक क्या पड़ी थी बताओ? इसकी ट्रिक क्या पड़ी थी हमने? सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज होता है एंथ्रैक्स में, इसकी ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को। एनीवन? चलो मैं बताता हूँ। कैप, सी से सिप्रोफ्लॉक्सासिन और पी से पेनिसिलिन जी, और ए से बीच में आता है, बीच में हमारा एंथ्रैक्स। तो ट्रिक्स रिवाइज करते रहो, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। और जितना कीमोथेरेपी मैं पढ़ा रहा हूँ, ना केडी2 उठाओ ना स्पर्श गुप्ता उठाओ, काफी है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं आएगा। चलो, अब यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट ये था कि जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है उनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती ट्रीपोना पैलिडम और नोकार्डिया के अगेंस्ट। तो ये जो हमारे पहले 5 पॉइंट्स थे वो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला असर्शन रीजनिंग में पूछा जा सकता है अगर कंसेप्चुअल पेपर आता है तो मैं इजी पॉइंट्स और डिफिकल्ट वाले पॉइंट दोनों कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि कुछ फ्लोरोक्विनोलॉन्स के साइड इफेक्ट बड़े फेमस है, और आप लोगों ने बड़े देखे होंगे यार। स्पार, गटी, ग्रेपा, ट्रोवा, टेमा, क्लीना। तो स्पार फ्लोक्सासिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि घर से निकलते ही हम होम से निकले और कहाँ गए? स्पा। तो होम मतलब कि लोम, लोम फ्लोक्सासिन, और स्पा से स्पार फ्लोक्सासिन। ये दोनों के दोनों ड्रग हमारे फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। तो स्पार फ्लोक्सासिन जो है वो फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, और क्यूटीसी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करता है। अगर क्यूटीसी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, उससे कौन सा एरिथमिया होता है? कौन से टाइप का एरिथमिया होता है? क्यूटीसी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन से। उसका एक नाम होता है, वेंट्रिकल होता है, वेरी गुड, उसका एक स्पेशल नाम होता है, नाम होता है टोसा डे Yes. दे पॉइंटे, ठीक है।
बाकी अगर सिंपल भाषा में बात करें तो वेंट्रिकल एरिथमिया होता है। चलो, अब गटिफ्लॉक्सासिन जो है वो ग्लूकोज लेवल को इफेक्ट करता है। इसको याद कैसे करना है? जी से गटिफ्लॉक्सासिन, जी से ग्लूकोज लेवल। और इसी वजह से ये ड्रग भी इंडियन मार्केट से हो चुकी है विड्रॉ, और साथ ही साथ ये क्यूटी इंटरवल को भी प्रोलॉन्ग करती है। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। ये सारी चीजें आपको रटनी है, ठीक है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। ड्रग का नाम याद करना, उसका साइड इफेक्ट याद करना है। फिर आता है ग्रेपाफ्लॉक्सासिन। ये क्या करता है? ये भी सेम चीज करता है, क्यूटीसी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करता है। इसी वजह से कार्डियोटॉक्सिक है। अब आते हैं ट्रोवा पे, तो ट्रोवा हेपेटोटॉक्सिक है। फिर टेमा जो है हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करता है। क्लिनाफ्लॉक्सिन एक नया ड्रग आया है जो कि फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। ये नया ड्रग है। ये नाइपर में पूछा जा सकता है, जी पैड में बहुत कम चांसेस है पूछने के। नया ड्रग है तो नाइपर में ही पूछा जा सकता है। और जितने ये हमारे फ्लोरोक्विनोलॉन्स होते हैं, सारे के सारे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करते हैं। अभी एक ट्रिक पढ़ी थी हमने, कौन सी ट्रिक थी, जिससे हमें ये पता लगता था कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो है वो सीएनएस के साइड इफेक्ट कॉज करते हैं। कौन सी ट्रिक थी वो? अभी पढ़ी थी, थोड़े 5 मिनट पहले ही। वो कौन सी ट्रिक थी जिससे हमें पता लग रहा था कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो हैं वो सीएनएस के साइड इफेक्ट्स कॉज करते हैं। सीएनएस के sp2 हाइब्रिडाइजेशन याद आया? सीजर्स। ओके चलो, ट्रिक्स भूलनी नहीं है। तो ये लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और उनका पूछा जाना लगभग ना के बराबर है। तो नोट्स एक बार गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना, अगर टाइम बचे तो। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जहां भी मैं बोलूँ लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो इनको बाद में पढ़ना। बाद में पढ़ना, ठीक है, बाद में पढ़ना, क्योंकि पहले ये वाले पॉइंट क्लियर होने जरूरी है। टाइम बच जाता है तो इन्हें देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, आने के चांस ना के बराबर है। चलो, अब आ जाते हैं नई, हम लोग नई, हमारा फ्लोरोक्विनोन्स कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं उन ड्रग्स को जो कि मेम्ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। तो दो ही ड्रग पढ़ने हैं यहाँ पर, डेप्टोमाइसिन एंड पॉलीमिक्सिन। डेप्टोमाइसिन एंड पॉलीमिक्सिन। एंड पॉलीमिक्सिन जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? बी और ई। मतलब कितना यार, कैसा बच्चा है, ए ग्रेड ला ही नहीं रहा, बी और ई ला रहा है बस। या तो फेल हो रहा है या तो फिर एवरेज है, ए ला ही नहीं रहा है। तो हमारे दो टाइप के पॉलीमिक्सिन होते हैं, बी और ई। और ई वाले को हम बोलते हैं कोलिस्टिन। एक ड्रग हमने पढ़ा था सीलास्टाटिन। क्या करता था ये? सीलास्टाटिन। इमिपिनिंग के सॉरी। इमिपिनम के साथ देते। हाँ, क्यों देते थे? एंजाइम डिहाइड्रोपेप्टिडेज था उसको इनहिबिट करने के लिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, तो कोलिस्टिन और सीलास्टाटिन एक जैसे लग रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो याद रखना कि सीलास्टाटिन यूज करते हैं इमिपिनाम के साथ, और हमारा कोलिस्टिन बिल्कुल अलग है। दोनों अलग अलग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो याद कर लिया हमने, पॉलीमिक्सिन दो टाइप के होते हैं, बी एंड ई। बच्चा जो है ए ग्रेड ला नहीं पा रहा, बस या तो एवरेज है या तो फेल ही हो जा रहा है, तो बी एंड ई। चलो, अब आते हैं डेप्टोमाइसिन पे। तो डेप्टोमाइसिन को डैप भी बोलते हैं, डैप। तो नाम से ही पता लग रहा है, स्टार्टिंग में डैप आ रहा है, डैप। तो ये जो ड्रग होता है लिपोपेप्टाइड होता है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, लिपोपेप्टाइड। अब ये ड्रग काम कैसे करता है? तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ना, जो मेन पॉइंट है वो है डीपोलराइजेशन। लेकिन डीपोलराइजेशन जो हो रही है, उससे पहले कुछ ना कुछ चीजें हो रही है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। वो क्या होता है? जो डेप्टोमाइसिन होता है ना, डेप्टोमाइसिन, ये मिल जाता है कैल्शियम आयंस के साथ। इसके साथ कंबाइन करके ये बनाता है मिशल्स। मिशल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे फिजिकल फार्मेसी सर्फेक्टेंट्स में, वैसे ही कुछ होते हैं ये। ठीक है, तो डेप्टोमाइसिन मिल गया कैल्शियम आयंस के साथ, बना दी मिशल। ये मिशल जाके मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो गए। डिपॉजिट होने के बाद इनके इनके दिमाग में बची हलचल, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के अंदर परमिएबलाइजेशन और डीपोलराइजेशन कर दी, और इसी वजह से बैक्टीरिया की हो गई डेथ। ठीक है, तो ये भी साइडल होते हैं। अब इसको मैंने बेवफा के अंदर मेंशन क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये मिशलेनियस ड्रग्स हैं। जितने भी हम ड्रग्स पढ़ते हैं, बीटा लैक्टम हो गए हमारे, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, वो मेन वाले होते हैं। ये दोनों ड्रग्स जो है वो एक्स्ट्रा ड्रग्स मिशलेनियस कैटेगरी में आते हैं, और ये काफी कम यूज होते हैं। तो आप उसको ऐड ऑन कर लेना कि ये दोनों के दोनों ड्रग्स साइडल होते हैं, बैक्टीरिसाइडल। तो कैसे काम कर रहे हैं? डेप्टोमाइसिन कैल्शियम आयंस के साथ मिलके मिशल्स बनाता है। मिशल्स जो है वो जाके डिपॉजिट होता है मेम्ब्रेन में, और मेम्ब्रेन में डिपॉजिट होने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करा देता है। पंप याद कर लेना, पोटेशियम। और जहां भी आपको ये क्वेश्चन में दिखे डीपोलराइजेशन, पोटेशियम इन्फ्लक्स, समझ जाना डेप्टोमाइसिन। चलो, इसके साइड इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। मायोपैथी कॉज करता है, और ये ड्रग ऑफ चॉइस है। सबसे स्पेशल पॉइंट, सबसे स्पेशल पॉइंट, वीआरएसए के लिए। एमआरएसए के लिए अभी पूछा था मैंने। वैंकोमाइसिन आप लोगों ने बताया, टीकोप्लानिन बताया, आई होप सही बताया होगा। तो वीआरएसए के लिए जो है डेप्टोमाइसिन रहेगा हमारा। लेकिन
एक केस में नहीं होता। अगर वीआरएसए की फुल फॉर्म बताओ। वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस मतलब कि आपने एमआरएसए में दिया वैंकोमाइसिन और टीकोप्लानिन, लेकिन वो ड्रग जो सॉरी बैक्टीरिया जो था वो बहुत ही ज्यादा शातिर था, वो वैंकोमाइसिन से भी किल नहीं हो रहा। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वीआरएसए। मतलब कि एमआर से विकसित होके वीआर से बन गया। तो वीआर से में आपको क्या देना है, डेप्टोमाइसिन देना है। लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर वीआरएसए मतलब कि वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस निमोनिया कर दे तो वहां पर डेप्टोमाइसिन काम नहीं करेगा। एक्सेप्शन है ये याद रखना। और वहां पर ड्रग ऑफ चॉइस है लीनाजोलिड। इतना ही पढ़ना है इस ड्रग के बारे में। नेक्स्ट, पॉलीमिक्सिन। तो पॉलीमिक्सिन कौन कौन से हैं? बच्चा या तो एवरेज है या तो फेल ही हो रहा है, टॉप ग्रेड तो ला ही नहीं रहा। तो बी और ई को क्या बोलते हैं? सीला स्टेटिन नहीं, इसे बोलते हैं कोलेस्टेन। मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स देख रहा था अभी। चलो बहुत बढ़िया, इससे याद रहेगा। चलो, तो बी और ई हो गया हमारा, कोलेस्टेन हो गया हमारा। अब आते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली सेल को डैमेज करता है क्योंकि इसकी इंटीग्रिटी डिस्टर्ब कर देता है, दैट्स इट। अगर क्वेश्चन आएगा पॉलीमिक्सिन से तो मैकेनिज्म एक्शन नहीं आने वाला। तो इसमें क्या आने वाला है? इसमें आने वाला है पॉलीपेप्टाइड, ये पूछता है। मैकेनिज्म एक्शन डेप्टोमाइसिन का पूछ सकता है। चलो, अब बेसिकली ये जो ड्रग होता है ये सूडोमोनास के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, बी और ई मतलब कि कोलेस्टिन भी काम करेगा और पॉलीमिक्सिन बी भी काम करेगा। चलो, अब नेक्स्ट चीज आती है कि ये टॉपिकली ही देते हैं, क्यों? क्योंकि सिस्टमिकली दोगे तो न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाएगी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है इस ड्रग के अंदर। और इसी के साथ हमारे कंप्लीट होते हैं और मैं रिकॉर्डिंग यहाँ रोक रहा हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर।